नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, मस्त बिंदास होंगे। और ये जो पिछले दिन लॉकडाउन हुआ था उसका बहुत फ़ायदा उठाए होंगे आप लोग। अभी भी फ़िलहाल पूरी तरह से तो नहीं खुला है और एजुकेशंस वाले सेक्टर तो बिल्कुल नहीं खुले हैं, तो अभी आप लोग और फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने समय का सही उपयोग कीजिए। मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने नहीं आ रहा था, थोड़ा सा हेल्थ ख़राब थी। आज मैं आया हूँ करीबन 8-10 दिन बाद। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का 19वां वीडियो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 10वां और उनका टॉपिक 9वां। आज इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो बॉडी पढ़ना था, जिसमें डिस्क था, रिंग था, रॉड था, यूनिफॉर्म चार्ज वायर था, हॉलो स्फीयर था, इन्फिनाइट शीट था, सारा हम लोग ने कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लें। अब हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बॉडी और बचा है, सॉलिड स्फीयर। कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो हम लोग आज सॉलिड स्फीयर पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हमने सारा कुछ जो किया है उसको आप रिवीजन करते रहें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशंस का आज लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या पढ़ाते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा टॉपिक होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस, और कुछ क्वेश्चंस के वीडियो हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशंस आज लास्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। आपने हॉलो स्फीयर पढ़ा है। हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को याद ही होगी। बाहर में इतना KQ बटा R², सरफेस पे KQ बटा R² और अंदर में 0। ये 3 केस आपने पढ़ रखा है। ये 3 केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर आपने पढ़ रखा है। काफ़ी अच्छा डेरिवेशन था। सबसे अगर टफ डेरिवेशंस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इसको एक बार नहीं 2 बार देखें, 2 नहीं तो 3 बार देखें उसको। ठीक है, अगर इसके बाद भी ना समझ में आए तो पूछें। आज हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। सॉलिड स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर समझते हैं ना, अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ को सॉलिड स्फीयर ही बोलते हैं। इस सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या होता है? इसको आप लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी कह सकते हैं। हॉलो को कंडक्टिंग स्फीयर कहा जाता है और सॉलिड को कहते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो को स्फेरिकल सेल भी कहा जाता है, थिन स्फेरिकल सेल। ये सब बात ध्यान में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर क्या होता है? जो पूरी तरह से भरा है। ये पूरा भरा है, ये बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलके बना है, अलग अलग रेडियस के। इस तरीके से जैसे डिस्क कैसे होता है, डिस्क बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलके बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो सॉलिड स्फीयर होता है ये बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर बना होता है। ठीक है,
बहुत सारे हॉलोस्फेयर है ऐसे ऐसे, सबका सेंटर एक ही होता है इसलिए कॉन्सेंट्रिक, और सबकी रेडियस एक होगी क्या? नहीं, सबका रेडियस अलग अलग, लाखों करोड़ों ऐसे ऐसे हॉलोस्फेयर होगा। इसका मतलब ये बात तो पता चल गया कि सॉलिड स्फेयर में हम लोग को डेरिवेशंस करने के लिए क्या काटने की आवश्यकता पड़ेगी? हॉलोस्फेयर, एक स्फेरिकल सेल काटने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम लोग हॉलोस्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि Q/R², बाहर अंदर तो जीरो होता है, बाहर सरफेस पे, अंदर जीरो। तो हम लोग हॉलोस्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, और इसमें ये बहुत सारे हॉलोस्फेयर से मिलके बना होता है। तो हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हॉलोस्फेयर काटेंगे, ठीक है। तो मैं फिगर क्लीन बनाता हूँ, ठीक है, और ज़रा ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे देखिए। फार्मूला रटने से फिजिक्स में कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब तक फिजिक्स में डेरिवेशंस नहीं आएंगे आपके, तब तक आपको फॉर्मूले से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको डेरिवेशंस आना चाहिए। जब तक डेरिवेशंस नहीं आएंगे तब तक आपको डीपली नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो आपको डेरिवेशंस आने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक पहले बनाते हैं फिगर। ठीक है, सबसे पहले तो बाहर ही निकालते हैं हम लोग। किसी भी अगर स्फेयर, रिंग, ये सब की बात होती है तो हम लोग कहाँ निकालते हैं? बाहर, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे? इसको बाहर निकालेंगे। हाँ, यहाँ से इसकी दूरी r, ठीक है, इसकी दूरी r, ये रेडियस हो गया, ठीक है। लैंग्वेज लिख सकते हो तो लिख लो। ठीक है, लैंग्वेज लिखना चाहते हो, लेट अस कंसीडर देयर इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, और इस पे चार्ज कितना है टोटल? q। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, टोटल चार्ज q, ठीक है। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, टोटल चार्ज q, p is a point at a distance r at which we have to find out electric field due to this solid sphere, ठीक है। पहले हम लोग पॉइंट कहाँ लिए? एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, हमारा केस 1। इसमें तो कुछ जनरल केस निकालने से अच्छा है कि पर्सनल केस निकाला जाए, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे? एक जनरल केस निकालते थे और उसके बाद हम लोग उसको डील करते थे, r बाहर होगा अंदर होगा, या डायरेक्ट निकालते हैं। केस 1, when point P is external, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि R जो है वो इससे बड़ा है, R जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है। चलिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको इसमें से जो Q चार्ज है टोटल, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और इसका टोटल चार्ज Q है, तो हम लोग को क्या काटना होगा? क्या काटना होगा? एक हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर काटना।
उस स्फेयर का ये मोटाई होगा। एक काम करो, दूरी को मान लेते हैं a, ठीक है, इसके रेडियस को मान लीजिएगा r। कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी a मान सकते हैं, पर जनरली जो लिया जाता है हम वही चीज़ लिए हैं। जितना जनरल तरीका से समझाया जा सके कोई डेरिवेशंस, वो काम करना चाहिए जो आसान लगे। r रेडियस का, dr मोटाई, हमने काट लिया। इस हॉलो स्फीयर के लिए पॉइंट P बाहर है, याद रखिएगा। इस हॉलो स्फीयर के लिए ये P पॉइंट कहाँ है? बाहर है। एक काम करो ना, छोड़ो ना, R यहीं ले लेते हैं, यहीं A कर लेते हैं और इसके x मान लेते हैं, सबसे बढ़िया x dx, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक ड्यू टू hollow sphere outside the sphere is, क्या पढ़ते हैं हम लोग? कितना पढ़ते हैं? याद होगा? K गुना उसका जो चार्ज हो बटे पॉइंट से उस हॉलो स्फीयर के सेंटर का दूरी का स्क्वायर, पॉइंट से उस हॉलो स्फीयर के सेंटर के दूरी के स्क्वायर के दूरी का स्क्वायर, यही पढ़ते हो ना। तो यहां पे K और उसका चार्ज, उसका का मतलब हॉलो स्फीयर का चार्ज, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर का चार्ज मान लेते हैं dq। इस पे टोटल चार्ज अगर q है तो इसको मान लेते हैं dq, इसका चार्ज dq होगा और डिस्टेंस कितना है? r², ठीक है। ये निकल गया ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो? इंटीग्रेट, ठीक है। तो k बट्टा r² बाहर, पहले ऐसे लिख लो। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया? E नेट, ठीक है। ये E नेट निकल गया। ये किसका निकल गया? उसका जो हमने काटा था, जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट था, डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जाए? इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन के dq, कहाँ से कहाँ? 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक। अब dq क्या होगा? इसका जो चार्ज का बंटवारा होगा, चार्ज का बंटवारा जो होगा वो कैसे होगा? चार्ज Q का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा? वॉल्यूम के अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार। और जब चार्ज का बंटवारा वॉल्यूम के अनुसार होता है, यूनिफॉर्म है ना, तो चार्ज कंटिन्यूअस बॉडी है और यूनिफॉर्म है तो चार्ज का बंटवारा होगा यूनिफॉर्मली,
एक पॉइंट को जितना चार्ज उतना सबको। तो बंटवारा का एक बेसिस होता है ना कि कैसे बांटा जाए, किस टर्म्स में बांटा जाए। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो इसको हम लोग वॉल्यूम कर बांटेंगे, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कितनी 4/3 पाई आर क्यू। इतना वॉल्यूम के लिए क्यू चार्ज, तो क्यू एक यूनिट के लिए कितना Q/4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा जो काटे हो 4πx² dx। 4πx² इसका एरिया हो गया, एरिया गुना मोटाई होता है वॉल्यूम। इतना के लिए कितना तो Q/4/3 पाई आर स्क्वायर 4πx² dx। 4π कैंसिल 3Qx² dx बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। ये Q का वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो E नेट और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से R तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे हॉलो स्फीयर है, ठीक है। बहुत सारे हॉलो स्फीयर है। तो कितना हो जाएगा बाबू कि dq का वैल्यू 3Qx² dx अपॉन आर स्क्वायर और बट्टे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से R। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है निकाल लो, 3 बाहर, KQ बाहर, आर स्क्वायर बाहर, ये वाला आर स्क्वायर बाहर, ठीक है। x² dx का इंटीग्रेशन x3/3 0 से R। 3 से 3 कैंसिल, KQ/R², ठीक है। एक काम यहाँ एक चीज़ हुआ 4/3 पाई आर क्यू ना होगा यहाँ पे, यहाँ आर क्यू है ना, आर स्क्वायर लिख दिया और कहीं ठीक है बट्टा आर क्यू। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx का x क्यू और लिमिट पुट करोगे तो आर क्यू हो जाएगा। आर क्यू -0 तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो नेट निकलेगा कि Q/R² कि उसका टोटल चार्ज और पॉइंट से सेंटर का उसके सेंटर का दूरी का स्क्वायर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर का था सेम फार्मूला सॉलिड का भी है जब पॉइंट बाहर हो तब। जब पॉइंट बाहर हो तो दोनों में सेम के उसका चार्ज अब बट्टा जिस जो पॉइंट से उसके सेंटर के दूरी का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शंस क्या होगा तो पता है आप लोगों को, रेडियल होता है, ठीक है। तो KQ KQ/R², रेडियल आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियल आउटवर्ड ही होगा, बाहर के तरफ, ये पॉइंट से दूर। इस पॉइंट पे इस सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालना है। कोई लॉजिक देख लो। ये तुम्हारा dq का वैल्यू हो गया, हमने dq इसका चार्ज माना था ना, तो ये dq बराबर इतना। और dq कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, इतना वॉल्यूम के लिए इतना चार्ज, एक के लिए इतना, तो इसका वॉल्यूम इतना, ऐसे करके निकाल लेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, एक बार देख लीजिए, इसको राउट जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, लिख लिए, देख रहे हैं कैसे कैसे लिखना है, फिगर जरूर बनाइएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस 2 याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड केस 1 पॉइंट बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। एक चीज़ और याद रखना है, क्या, जब P पॉइंट बाहर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था क्या, KQ/R²। तो यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। ग्राफ बनाने के में काम आएगा, ग्राफ बनाने में काम आएगा। व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस, सरफेस बोलने का मतलब R बराबर R, ठीक है, R बराबर R। तो बस चुपचाप KQ यहाँ R की जगह पे ये R कर दो, और KQ/R² क्या होता है, कांस्टेंट होता है। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट और R ना कभी रेडियस चेंज होगा। छोटा वाला R चेंज हो सकता है जब हम पॉइंट को बाहर ले जाएं, सरफेस पे लाए, तो आपका जो छोटा वाला R है वो भी चेंज हो सकता है ना एक अल्टरनेट केस में। वैसे पॉइंट बाहर है तब चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पॉइंट को सरफेस पे ले आया जाए या पॉइंट को अगर स्फीयर के अंदर लेके जाया जाए तो ये R चेंज कर सकता है। पर यहाँ पे देखिए K कांस्टेंट है, कोलम्बिक कांस्टेंट पता है आपको। Q पॉइंट कितना भी आगे पीछे घस के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और R रेडियस, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो स्फीयर का रेडियस है। थोड़ी ना पॉइंट बाहर अंदर आने से सरफेस स्फीयर पचक रहा है या फूल रहा है जिसके चलते रेडियस में कोई चेंजेस है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कांस्टेंट KQ/R² कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। जो E रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं केस 3 की। किसकी बात करते हैं, केस 3। देखो केस 3 में व्हेन पॉइंट P इज इंटरनल, अब जैसे मान लीजिए मान लीजिए स्फीयर, ठीक है। अब मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, ठीक है, सेम स्फीयर, थोड़ा अंदर में पॉइंट आ गया है, थोड़ा बड़ा कर दिए, आपको समझने में अच्छा हो। स्फीयर वही है, ऐसा नहीं कि रेडियस बढ़ गया है, रेडियस वही है, हम थोड़ा क्लीन फिगर के लिए बड़ा फिगर किए हैं। अब देखो ये P पॉइंट अंदर है, इसकी डिस्टेंस R थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो R है वो छोटा हो जाएगा बड़े वाले R से, यही ना, ठीक है, इसमें नहीं, यहाँ R जो है वो छोटा हो जाएगा बड़े वाले R से, यही ना। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो हमको काटना, आखिर पॉइंट P है कहाँ, अंदर, लेकिन किसके अंदर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है। और सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए कौन सा डिफरेंशियल एलिमेंट काटते हैं, कौन सा डिफरेंशियल एलिमेंट काटते हैं, हम लोग कौन सा, हॉलो स्फीयर, तो इसमें भी हॉलो स्फीयर काटेंगे। अब देखो हॉलो स्फीयर काटेंगे तो ये जो पॉइंट है, एक ऐसा मान लो, एक इस पॉइंट से एक सर्किल बनाओ पहले, ऐसा आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए। अब देखो ये जो पॉइंट है इस सॉलिड स्फीयर को दो भाग में बांट रहा है, एक इधर, एक वो हॉलो स्फीयर, एक वो हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस R से छोटा हो, और एक तरफ वो हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस R से बड़ा, यही ना।
ये जो P पॉइंट है गोल करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम समझाने के लिए गोल किए थे। अभी गॉसेस नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग क्लोज करके बनाएंगे, गॉसेस इसी प्रकार बताता है, ठीक है। तो ये P पॉइंट है ना, ये इस सॉलिड स्फीयर को दो हिस्सों में बांटता है। कैसे बांटता है? दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। एक वो स्फीयर जिसका रेडियस r से छोटा होगा और एक वो स्फीयर जिसका रेडियस r से बड़ा होगा, ठीक है। और एक वो रेडियस, एक वो स्फीयर भी होगा जो r के बराबर रहा होगा, तो उसका भी गिन आ जाएगा। तो एक बात बताओ, हम लोग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पे, वो सिर्फ उसी स्फीयर का निकाल सकते हैं जिस स्फीयर का रेडियस r से छोटा हो। पूछो क्यों? मान लो इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के कारण निकालोगे। यहाँ पे कोई स्फीयर है जैसे मान लेते हैं, ठीक है, इसके कारण निकालोगे तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है, P पॉइंट का है अंदर, तो उसके लिए हमने पढ़ा ना हॉलो स्फीयर का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है, तो इस स्फीयर के लिए इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो उसी प्रकार जो भी इस हॉलो स्फीयर है, ये P पॉइंट दो हॉलो, इस सॉलिड स्फीयर को दो हॉलो स्फीयर में बांटा है। एक का रेडियस r से बड़ा, कौन r? छोटा वाला ये, और एक का रेडियस छोटा वाला r से बड़ा। तो जिस हॉलो स्फीयर का रेडियस इस r से बड़ा होगा उसके लिए ये P पॉइंट अंदर आ जाएगा, और उस P पॉइंट अंदर आएगा तो उस स्फीयर के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड inside the hollow sphere is 0, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो हॉलो स्फीयर के लिए अंदर में 0 होता था। ये है क्या? हॉलो स्फीयर। यहाँ पे भी क्या है? ये अगर काटेंगे तो क्या निकलेगा? हॉलो स्फीयर। तो उस हॉलो स्फीयर के लिए ये P पॉइंट क्या हो गया? अंदर। तो उस हॉलो स्फीयर के कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सिर्फ उस हॉलो स्फीयर के कारण निकलेगा जो हॉलो स्फीयर का रेडियस r से छोटा, ठीक है। देखो एक चीज लिखते हैं, पॉइंट P डिवाइड्स द सॉलिड स्फीयर इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक जिसका रेडियस r से छोटा होगा, वो सब इस तरफ ये P पॉइंट के इधर के हॉलो स्फीयर आ जाएंगे, और एक जिसका रेडियस r से बड़ा हो उसके उधर आ जाएंगे। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है कि क्या होगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो यानी अगर पॉइंट अंदर है P, तो हम उसी हॉलो स्फीयर के कारण हम P पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी हॉलो स्फीयर का सिर्फ निकालेंगे जो हॉलो स्फीयर का रेडियस इस r से क्या हो? छोटा, ठीक है, इस r से छोटा। तो हमने इस r से छोटा एक हॉलो स्फीयर काट लिया, x रेडियस का और dx मोटाई का, इसका चार्ज dq, टोटल चार्ज q था ही, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, निकालते हैं, ये ऊपर वाला मिटाते हैं, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड when point P is inside the solid sphere, then only the electric field is due to sphere whose radius
इज लेस देन, ठीक है। चलो निकालिए। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अंदर में 0 होता है। अब ये हॉलो स्फीयर के लिए भी ये P पॉइंट बाहर ही है, ये P पॉइंट क्या है? बाहर है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर का फॉर्मूला क्या होता है? K dq बटा r स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही होगा, ठीक है। तो पहले निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, जो काटे हो उस हॉलो स्फीयर का क्या हो? हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर के लिए P पॉइंट बाहर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड K dq बटे और डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है। ये मिटा रहे, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दो इसको। ठीक है, पहले dq का वैल्यू निकालो, कितना होगा? q चार्ज 4/3 पाई r3, चार्ज वॉल्यूम के लिए q चार्ज, एक के लिए q बट्टा 4/3 r3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? q डैश बराबर इतना के लिए इतना, ठीक है। तो जो ये वाला स्फीयर होगा, ये वाला, इसकी वॉल्यूम कितनी? 4/3 पाई r3 बराबर q बट्टा कितना? 4/3 पाई r3 गुना 4/3 पाई r3, ठीक है। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पेंसिल, कितना निकल गया? क्यू आर क्यू बट्टा आर क्यू। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला निकल गया? किसका वैल्यू निकल गया? डी क्यू का, इस स्फीयर का चार्ज, ठीक है। क्योंकि ये इस पे निकालना है ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये काटे हैं, तो ये हॉलो स्फीयर कहाँ से कहाँ तक आएगा? पूरा यहाँ तक आएगा ना, इतना, इसके बीच में जितना भी हो। तो हमारे पास कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? के बाई आर स्क्वायर पहले से था, और डी क्यू का वैल्यू के आर क्यू बाई आर क्यू, ठीक है। आर स्क्वायर से आर कट गया, तो के क्यू, ठीक है, के क्यू आर बट्टा आर क्यू। आंसर हो गया के क्यू आर। ये इंटीग्रेट करके ही आया है, ये जो डी क्यू का वैल्यू है ना, ये इंटीग्रेट। एक काम करो, नहीं हुआ तो तुम लोग वैसे बना लो, इसको लेके जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और फिर इंटीग्रेट करोगे तो इतना आ जाएगा के क्यू आर बट्टा आर क्यू, के क्यू आर बट्टा आर क्यू। ये हमने टोटल वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। ये हमने टोटल वैल्यू निकाल दिया डी क्यू, डी क्यू नहीं है, ये निकाल दिया हमने इसका चार्ज पूरा। ये मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जितना भी हॉलो स्फीयर, उसका टोटल चार्ज हमने निकाल दिया। अगर तुम चाहते हो इंटीग्रेट करके निकालना, तो एक का निकाल लो वैसे ही जैसे बताए हैं, और उसको इंटीग्रेट कर दो, छोटा 0 से लेके छोटा वाला r तक, तो सॉल्व करोगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक बात समझ में आए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सिर्फ इधर वाले स्फीयर के कारण निकलेगा, अंदर वाला, मतलब इस पॉइंट से अंदर वाला स्फीयर के कारण नहीं निकलेगा। बाहर वाला तो ये अंदर हो जाएगा पॉइंट, उसके लिए 0, ठीक है। कुल मिला के ये बात है कि पॉइंट के जो उस तरफ का स्फीयर है उसके कारण पी पे निकालना है, तो सेम तरीका लगा के निकाल दो जैसे फर्स्ट केस में निकाला है। बस इंटीग्रेशन कहाँ कर दो? 0 से r तक करोगे, इतना रिजल्ट आना चाहिए।
एक चीज़ और, ई जो है वो यहाँ पे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 3 रिलेशंस निकल गए, के क्यू आर क्यू कांस्टेंट आर। अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ हम लोग करते हैं। कॉपी पेन निकाल के बैठा कीजिए, कॉपी पेन निकाल के बैठते हैं ना, कॉपी पेन निकाल के उसको लिखिए और उसको पढ़िए और महसूस कीजिए। चलो अब बात करते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक्स एक्सिस वाई, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे आर डिस्टेंस, इस पे कांस्टेंट होता है आर रेडियस, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर स्क्वायर, यही ना होता है। कुछ ऐसा होता है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, आर जब लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, जब आर लेते हैं पॉइंट का दूरी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, कांस्टेंट ही, ठीक है। आर के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा केस लिखो, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, और ई के क्यू आर बाई आर क्यू। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो कांस्टेंट ही है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ जैसा बनाओगे, आर पे आते हैं, आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बटे आर स्क्वायर है, ठीक है, और इस पॉइंट को आर, तो आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ये पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं आर के अंदर, तो आर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आर के अंदर ये केस है ना, ये केस वो केस है जो पॉइंट कहाँ था, स्फीयर के अंदर, तो आर के इधर, आर के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का ग्राफ ऐसे बनता है, आपको पता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली है, और इसको और आगे बढ़ा दो, ये आपका ग्राफ बन गया। आईआईटी में डायरेक्ट सवाल होता है इससे, आर पे इधर, आर के इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर के उधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का। आर होता तो भी ऐसे ही बनता, आर स्क्वायर है तो भी ऐसे बनता, ठीक है। बाकी ऐसे अगर कोई फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर 1/x, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर होता है ना, तो उसका ग्राफ ऐसे भी बनता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने इग्नोर किया है। तो ये इस तरीके से अब ग्राफ बन गया, इसको नोट कीजिए।